बच्चों, चैप्टर जो है, अगर ऑर्गेनिक में जो 5 चैप्टर सीबीएसई बोर्ड ने रखा है, तो उसमें से ऑर्गेनिक में अगर किसी एक चैप्टर को आप पूरा डिटेल में पढ़ लें तो मान करके चलिए कि काफ़ी काम आपका हो चुका है ना। यानी फिर आने वाले चैप्टर जो होंगे वो बहुत इजी हो जाएंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा है। जैसा मैं एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि हर चैप्टर में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। हर चैप्टर में बताओ एक ही रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो शुरू में जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है और उसी बच्चे को फ़ायदा मिलता है जो कंप्लीट वीडियो देखता हो, शुरू से देखता हो। अब इसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ाएंगे जिसको मान के चलेंगे कि पुराना जो लेक्चर है वो आप देख चुके हैं, है ना। तो चलिए हम जो है केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ही कमांड बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहता हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किया जाए और सिर्फ थ्योरी से पढ़ कर के बाद में क्वेश्चन हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हम भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, तो जितने नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा होंगे उतना ही बेहतरीन आपका कंसेप्ट होगा, राइट। तो अभी जो हम शुरू करने चल रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन। तो हेडिंग है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। हैलो अल्केन्स। तो ये चीज जो है हेडिंग है हमारी। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस आपके साथ करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो एक नोट, मेरे ख्याल से बच्चे जानते भी हैं, फिर भी शुरुआत में एक नोट मैं आपको दे रहा हूं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नोट क्या है भाई कि रिएक्टिविटी, है ना, रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड। नोट में क्या है, एक पॉइंट ये है, नोट में क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है भाई। तो इसका ऑर्डर क्या है, देखो RF, ये भी अल्किल हैलाइड है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना RCl होगा, RCl। फिर उसके बाद इससे ज्यादा रिएक्टिव RBr होगा, फिर इससे ज्यादा रिएक्टिव RI होगा, RI, ठीक है भाई। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। अच्छा, लीविंग यहां पर मान लीजिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये लिखा जाए, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। रीजन उसका यही है कि ये बॉन्ड वीक है, इससे ज्यादा स्ट्रांग ये बॉन्ड है, इससे ज्यादा स्ट्रांग ये बॉन्ड है ना। तो लीविंग ग्रुप, अगर इस चीज का रीजन लिखना हो कि ये ऊपर वाली बात सत्य है, ये ऊपर वाली लाइन ट्रू है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है, तो भाई जो है बेटर लीविंग ग्रुप है ना। तो देखो अगर यहां दिया गया है बेटर लीविंग ग्रुप, है ना,
बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। रीजन में ये रीजन बनेगा बेटर लिविंग ग्रुप। मतलब अगर F जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप आयोडीन है, फिर Br है, फिर Cl है। ठीक है, तो बेटर लिविंग ग्रुप का ये ऑर्डर यहां हमने लिखा। जैसे कोई कितना तेज छोड़ेगा, है ना, जैसे ये ध्यान दो, देखो भाई जब रिएक्शन होगा तो यह छोड़ करके जाएगा, तभी नया बॉन्ड यहां बनेगा। Cl छोड़ेगा, नया बॉन्ड बनेगा। Br छोड़ेगा तो नया बॉन्ड बनेगा। I छोड़ेगा तो इसमें नया बॉन्ड बनेगा। तो अगर ये इसको हम 1 दे दें वैल्यू, तो फिर इसकी वैल्यू है 200, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये 200 टाइम्स बेटर लिविंग ग्रुप है। और फिर जो है ये है 10,000। अब सोचो जरा कितना तेजी से ये बढ़ रहा है, और ये 20,000 है ना। सोचो, है ना, इसका मतलब कि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये 200 है ना, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये 200 टाइम्स तेजी से दूर भागेगा अल्किल ग्रुप से। ये जो डेटा लिखा गया इसका क्या अर्थ है समझ में आप, कि फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये 200 टाइम्स तेजी से भागेगा, और ये 10,000 टाइम्स और ये 20,000 टाइम्स तेजी से लीव करेगा। भाई रिएक्शन तभी होगी, रिएक्शन तभी होगी, है ना। तो इस वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। अच्छा, इसमें जो है यही सेम लॉजिक इसके लिए भी आ जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड का भी केस ऐसे ही रहेगा। अगर एरिल हैलाइड का भी हम लिखें तो देखो, अब हम शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं हमेशा। तो देखो ये पॉइंट है, ये यहां पर लिख दिया हमने एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। आपको कुल मिलाकर के समझ में आना चाहिए। तो देखो पीएच है ना, एफ, इससे ज्यादा रिएक्टिव पीएच सीएल, इससे ज्यादा रिएक्टिव पीएच बीआर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पीएच आई। ठीक है भाई, तो ये चीज जो है यहां पर हमें ध्यान में रखना है। जैसा मैंने बताया कि बातें बहुत सरल हैं, लेकिन एक बार हमें पूरे कंसेप्ट को ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान समझना पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा काम बढ़ेगा। तो अब हम लोग इसमें, कल हम लोगों ने रिएक्शन को 4 पार्ट में बांटा था, है ना। तो उसमें कुछ रिएक्शन जो है हेलो एल्केन के लिए है, ज़्यादा रिएक्शन हेलो एल्केन की है वो। कुछ रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हेलोअरीन के लिए है ना। वो किसके लिए है? हेलोअरीन के लिए है। तो भाई ये मोटी मोटी बातें ऐसे चलेगी जिनको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो पहली रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो है पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे। अभी का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक है भाई कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन अब यहाँ से शुरू होगी।
तो पार्ट 1 है ना, तो पार्ट 1, तो पार्ट 1 जो है क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। NSR कल लिखा था हमने, क्या लिखा था इसके लिए, NSR, क्या लिखते हैं इसको हम शॉर्ट में, NSR, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो ये वाला पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हेलोएल्कीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए पहले दिया भी गया है और हम लोग इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मोटी बात, यानी जो एल्किल हैलाइड है उसका रिएक्शन किससे होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से होगा, एक ऐसे रिएजेंट से होगा। इसकी मीनिंग क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मीनिंग क्या है, अगर इसकी मीनिंग लिखा जाए, है ना, इस चीज की मीनिंग क्या है, तो भाई पॉइंट में हम ऐसा कुछ बोलेंगे कि जो RX है उसके साथ किसी ऐसे रिएजेंट का रिएक्शन होगा जिस रिएजेंट के पास क्या हो, प्रेजेंट हो, जिस रिएजेंट में क्या प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज। तो भाई न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज क्या हो सकती है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसका मतलब क्या है, निगेटिव आयन होगा, इसका मतलब क्या है, निगेटिव आयंस होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो न्यूक्लियस को चाहेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस को चाहने वाला, है ना, न्यूक्लियस को चाहने वाला। इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस को चाहने वाला मीन्स, इसका क्या मतलब है भाई, तो न्यूक्लियस को चाहने वाला ये न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, न्यूक्लियस को चाहने वाला। तो ध्यान दो, न्यूक्लियस को चाहने वाला क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके पास ये तीन चीजें होंगी, न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीशीज, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा, और निगेटिव आयंस जो है ऐसा काम कर सकते हैं, न्यूक्लियस को चाहने वाला। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, OH माइनस, देखो इसके पास क्या है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस को कौन सा चाहेगा, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, है ना, जैसे न्यूक्लियस को चाहने वाला यही होगा। अच्छा न्यूक्लियो है ना,
कुल मिलाकर के मोटे रूप में जितने भी रिएक्शन होते हैं, समझते चलो भाई, जितने भी रिएक्शन होते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के ही बीच में होते हैं। जितने भी रिएक्शन होते हैं, सारी रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इसी के बीच में रिएक्शन होते हैं सारे रिएक्शन। अभी जितने रिएक्शन हम लिखेंगे यही होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज होगा भाई। अच्छा, यानी इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कटायंस होगा, पॉजिटिव आयंस होगा, पॉजिटिव आयंस होगा। ठीक भाई, तो ये उम्मीद है कि ये मोटी मोटी बातें बहुत पहले बच्चों को पता है। हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए थोड़ा यहां भी बता दिया। अब जैसे पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? जैसे R प्लस, अभी बहुत सारा हम लोग लिखने वाले हैं। अब ये क्या है? कार्बो कटायन है। ये क्या है? कार्बो कटायन है। ठीक भाई, यहां पर जो है सारी रिएक्शन इसी के बीच में होंगी, है ना। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जिसके पास जाएगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशीज, है ना। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे भाई। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो NSR है देखते चलना है और फिर पॉइंट बाद में बनेगा। तो भाई जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो चीज अब हम एक बार बता दिया करेंगे भाई, पहले बता चुके हैं तो दोबारा नहीं बताएंगे। तो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो देखो ये चीज जो है 2 टाइप की है ना। ये कितने टाइप की रिएक्शन होगी? ये 2 टाइप की होगी। तो एक होगा SN1 रिएक्शन, दूसरा क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगा। अब SN1 SN2 में डिफरेंस हमको जानना है ना। ये हो गया हमारा SN2, इधर हो जाएगा हमारा SN1, ऐसे ऊपर भी हम यूज कर लेंगे स्पेस को। तो SN1 जो है, SN1 रिएक्शन फुल फॉर्म कल इसका लिखा था यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कल लिखा था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये चीज कल लिखा था हमने। तो इस प्रकार से चार्ट फॉर्म में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब क्या है इसकी मीनिंग? तो भाई रिएक्शन मैकेनिज्म का पाथ है। जैसे SN2 SN1 क्या है? पाथ ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। SN1 SN2 क्या, हमसे कोई पूछता है कि भाई ये SN1 SN2 क्या है? तो मैकेनिज्म पाथ है, पाथ ऑफ मैकेनिज्म, है ना। कुछ रिएक्शन
SN1 पाथ से होंगे और कुछ रिएक्शन SN2 पाथ से होंगे। तो कौन से रिएक्शन SN1 पाथ को फॉलो करेंगे और कौन से रिएक्शन SN2 पाथ को फॉलो करेंगे, वही हमें समझना है। अब SN1 SN2 क्या है? पाथ ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का पाथ है। SN1 SN2 की मीनिंग क्या है? मीनिंग लिख रहा हूं भाई, पाथ ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का क्या है? ये पथ है, रास्ता है। रास्ता, किस रास्ते से रिएक्शन होगी? SN1 रास्ते से रिएक्शन होगी या SN2 रास्ते से रिएक्शन होगी? किस रास्ते से चल करके वो रिएक्शन कंप्लीट होगी? अगर वो SN1 रास्ते से चल करके रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हम कहेंगे कि SN1 रिएक्शन है। अगर वो SN2 रास्ते से चल करके रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट ये है इसका। अब बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम SN1 SN2 को समझेंगे। भाई देखिए, मेरा काम समझाने वाला है। हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है तो जिस बच्चे को जरा से स्पीड स्लो हो 2x पर करके देखो भाई, इन समझना पड़ेगा भाई। तो ये क्या है? देखो ये 1 है, तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ये बाई स्टेप रिएक्शन है ना? बाई स्टेप रिएक्शन है ना? 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है ये। अच्छा, ये क्या है? 1 स्टेप रिएक्शन है। 1 स्टेप रिएक्शन है ये। इसका मतलब कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, है ना? ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा। यहां इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, है ना? ये 2 स्टेप रिएक्शन है, वो 1 स्टेप रिएक्शन है। यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, है ना? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इंटरमीडिएट, अच्छा इंटरमीडिएट क्या होगा? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकटायन, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। यहां पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इंटरमीडिएट, है ना? देखो शार्ट चलेगा, नो इंटरमीडिएट। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, नो इंटरमीडिएट। ठीक है। तो फिर किस रास्ते से चलेगा? ट्रांजिशन स्टेट से। रिएक्शन विल कंप्लीट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। reactions will complete through transition state, ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन कंप्लीट होगी। कार्बन यहां पर स्यूडो पेंटावैलेंट हो जाएगा, है ना? कार्बन एटम, C एटम इन ट्रांजिशन स्टेट, C एटम will be pseudo pentavalent,
will be pseudo pentavalent in ट्रांजिशन स्टेट, TS ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन स्यूडो पेंटावैलेंट के जैसे वर्क करेगा। यहां पर क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट्स जो है, वन स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन, है ना, ये पॉइंट्स जो है दिमाग में बैठेंगे आपकी। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लेगा ये स्टेप दिमाग में बैठने में, बस एक बार सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक साथ पढ़ते रहने से ये दिमाग में बैठेगी बात। ऊपर जो 2 पॉइंट बच्चों हम लोगों ने लिखा है उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। तो SN1 और SN2, जैसे SN एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से इन बातों को और हम क्लियर करेंगे। जैसे देखो SN1 रिएक्शन NCERT का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, CH3 थ्राइस CBr। ये क्या है, एक अल्किल हैलाइड है। अब इसमें आप H2O यानी पानी से अगर आप रिएक्शन करा दो, है ना, प्लस, देखो रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लस पानी का मतलब HOH। तो देखिए सिंपली ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है बच्चों CH3 थ्राइस C सिंगल बॉन्ड OH। देखो एल्कोहल बना, यहां पर क्या बना, एल्कोहल बना, ठीक है, प्लस HBr बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HBr बनेगा, है ना। तो ये प्लस और माइनस इसका खेल चलता रहता है, H प्लस Br माइनस, ठीक भाई। अब देखो यहां पर ये 2 स्टेप प्रोसेस रिएक्शन है। कैसे है वो हम देखेंगे। ये रिएक्शन है, यहां पर रिएक्शन देखो, जैसे NCERT का ही रिएक्शन हम लिख रहे हैं, जैसे CH3Cl, ठीक भाई, प्लस NaOH, या क्या ले लो, KOH ले लो। यहां क्या बनने वाला, यहां भी एल्कोहल बनेगा। देखो ये क्या बना, 3 डिग्री एल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। और यहां पर क्या बनेगा, CH3OH, तो 1, है ना, प्राइमरी एल्कोहल CH3OH, है ना। तो चाहे जो भी हम ले लें, तो KCl या NaCl बन जाएगा, प्लस यहाँ KCl या NaCl ऐसा कुछ बन जाएगा। तो जरा इस बात को समझें, ऊपर जो 2 पॉइंट हमने लिखा है उस चीज को यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि ये चीजें डिटेल में तो आगे चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन इसी रिएक्शन को अब यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ सारी चीजें आपको दिखेंगी नहीं, तो ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ऊपर जो 2 पॉइंट लिखा है कि कैसे ये 1 स्टेप है और कैसे वो 2 स्टेप है, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। देखो जरा कैसे ये, तो जैसे यही चीज सभी पे लागू होगी। SN1 और SN2 पर बोर्ड में सवाल और कंपटीशन में सवाल लगातार बने रहते हैं कि क्या ये SN2 पाथ को फॉलो करेगा या SN1 पाथ को फॉलो करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो पहली रिएक्शन जो है वो होती कैसे है, तो पहली रिएक्शन कुल मिला करके हम क्या लिखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म देखो,
मैकेनिज्म। कैसे, ये SN1 पाथ का क्या मतलब हुआ, और यहां पर भी मैकेनिज्म लिखेंगे हम, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैकेनिज्म थ्रू SN1 पाथ, मैकेनिज्म थ्रू SN1 पाथ, इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म थ्रू SN2 पाथ। ठीक है, ये चीज बोला पढ़ेंगे कैसे। अब देखो 1-2 स्टेप है, ये कैसे 2 स्टेप है, असल में होता क्या है ये रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट जो है, स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये CH3 थ्राइस CBr ये ब्रेक होगा। एनसीईआरटी ने तो इसका फिगर ही बना दिया है, चलो हम भी फिगर बना देते हैं चाहे, है ना। CH3 थ्राइस Br ये ब्रेक होगा। ठीक भाई, तो कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा ऐसे, देखो एक तरफ फिगर ही बना दे रहे हैं, CH3 और CH3 है ना, इस प्रकार से CH3 और ये कार्बोकटायन बना, एक कार्बोकटायन बना, और यहां से क्या निकल गया, Br माइनस। एक फर्स्ट स्टेप है और यही स्लो स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप भी है, और स्लो स्टेप होने की वजह से यही RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है। ठीक भाई, अच्छा सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, स्टेप सेकंड में बच्चों क्या होगा, ध्यान दो, ये HOH जो है इसका फंक्शन क्या है, HOH OH माइनस प्रोवाइड करता है ना। HOH किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H प्लस प्लस OH माइनस। HOH किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ OH माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये जो बना हमारे पास है ना, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, CH3 थ्राइस C प्लस प्लस OH माइनस। ये स्टेप क्या है, फास्ट है, ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। तो यहां क्या बन जाएगा, CH3 थ्राइस C सिंगल बॉन्ड OH। ठीक भाई, तो इसका मतलब कि ये आप देख ही रहे हो कैसे हो रहा है ये रिएक्शन, थ्रू कार्बोकटायन। यहां देखो यही इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकटायन होगा, यही क्या है, इंटरमीडिएट भी है। अब यहां पर नो इंटरमीडिएट, यहां कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट ही इंटरमीडिएट का ही काम कर लेगी वो। तो फिर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहां अलग से कुछ नहीं होगा, इसी का OH माइनस यहां जाकर के जुड़ गया, और OH माइनस आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा यहां पर एनसीईआरटी ने देखो कैसे दिया है, सारी बातें समझेंगी। जैसे ये C है, ठीक भाई, तो यहां पर जो है बच्चों क्या लगाया गया है, Cl है ना, इसको हम ऐसे देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से जो है यू कैन से ऐसे, ये यहां क्या लगा हुआ, CH3Cl है ना, H।
प्लस यहाँ पर NaOH का काम क्या है, OH माइनस देना। यहां से ये क्या देगा, OH माइनस। OH माइनस किसका काम करेगा, तो यहां से ये OH माइनस आएगा प्लस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ये कैसे बनेगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, देखो OH माइनस, तो यहां से ये अप्रोच करेगा, ठीक भाई, C। और ये H जो है, H है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये H और ये वाला H, ठीक है भाई, यहां से ये वाला H। और देखो एक H जो है कहां पर है, यहां पर है, मान लो यहां लगा देते हैं एक H। और ये Cl ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा। तो देखो ये क्या बना, स्यूडो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या बन गया, स्यूडो, है ना, स्यूडो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। भाई जल्दी से समय बचाने के लिए अब शुरू किया हूं, इसीलिए स्लो बहुत है। समय बचाने के लिए ऐसा कुछ मैं यूज करूंगा पूरी केमिस्ट्री में। क्या लिखा मैंने, देखो वन स्टेप, देखो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ये कोई स्टेप नहीं है। और तुरंत इसके बाद क्या होगा, Cl निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, है ना। तो OH सिंगल बॉन्ड C, H H H, ठीक भाई। और यहां से क्या निकल जाएगा, प्लस Cl माइनस, वो Cl माइनस रिएक्शन करके K से KCl बना देगा। तो जो दो बात हमने लिखा, दो बात मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं गया, है ना। एक तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें 2 स्टेप आपको दिख रही है। देखो आप कह सकते हो कि गुरुजी ये भी तो 2 स्टेप ऐसे, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है बिटवा, है ना। ये 2 स्टेप नहीं है, ये इतना जल्दी बन करके यहां पहुंचेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसके बनने में क्या लगेगा, समय लगेगा, और ये चीज यहां पर होगी, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट हम SN1 SN2 में देखने वाले हैं। अभी तो केवल ये 2 पॉइंट देखे हैं, और बहुत सारे पॉइंट हम SN1 और SN2 में डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जो 2 पॉइंट हमने लिखा है, ये आपके समझ में आ गया कि कैसे ये SN1 है, कैसे ये SN2 है। मैकेनिज्म थ्रू SN1 पाथ, मैकेनिज्म थ्रू SN2 पाथ, है ना। तो भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं, ठीक बच्चों। तो अगला पॉइंट देखते हैं, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, ये SN1 रिएक्शन जो है बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अब ये वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना। तो SN1 रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो होगी ये क्या करेगी, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। और ये किसको फॉलो करेगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, SN2, है ना। तो फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। देखो SN1 रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस फॉलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब कि जो रेट है, छोटा सा पॉइंट था। देखो ये 2 पॉइंट लिखने के बाद ये एग्जांपल आप लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, है ना। एग्जांपल से बातें समझ में आती हैं। और जैसे ये जो है छोटा सा पॉइंट था इसलिए लिख दिया। मुझे लग रहा है कि इसके नीचे
नहीं दिखेगा, है ना। हाँ, इसके नीचे नहीं दिखेगा, तो इसको हम ऊपर समझाते हैं आपको। ये इसके ऊपर आप देखें तो ये हमने क्या लिखा, इसका जो बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना, कौन सा चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, ये वही है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या मतलब हुआ इसका। देखो, इसे जो है शॉर्ट में ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, देखो जरा सा शॉर्ट में इसको हम कैसे लिखते हैं। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं, ये है हमारे पास, यही इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आर एक्स प्लस, है ना, एच ओ एच, आर एक्स प्लस, चाहे इसको हम क्या बोल दें, न्यूक्लियोफाइल बोल दें, यानी न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, यानी माइनस, है ना। तो यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर दे रहा है ये आर ओ एच, इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आर ओ एच बोलते हैं। तो जो देखो, जो इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो रेट है, यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर ओ आर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, के विद इन ब्रैकेट आर एक्स, है ना। और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, SN2 में, इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे उसको लिखना है। यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, के, फिर एक ब्रैकेट में आर एक्स, दूसरे ब्रैकेट में NU माइनस, न्यूक्लियोफाइल। क्या मतलब हुआ इसका, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग ये हुई कि आर ओ आर डज नॉट डिपेंड अपॉन concentration ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। यहां पर क्या, इसकी मीनिंग क्या हुई, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, है ना, आर ओ आर डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन concentration ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखो, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहां पॉइंट क्या है अगला, वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। वीक न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN1 mechanism. Weak nucleophile will favor SN1 reaction. Weak nucleophile will favor SN1 reaction. अगला पॉइंट क्या है इसमें, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, SN2 में क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल को अब NU लिख दिया करेंगे, है ना, NU माइनस। देखो, न्यूक्लियोफाइल को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, NU माइनस। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2 रिएक्शन। ठीक भाई।
वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ध्यान दो, NaOH से निकलने वाला OH माइनस ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, HOH से निकलने वाला OH माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, है ना। अभी चीजें और भी क्लियर होंगी। यहां पर SN1 में क्या है, दोनों तरफ से अटैक है ना। इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, है ना, तो बोथ साइड अटैक, है ना, बोथ साइड अटैक इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बोथ साइड। न्यूक्लियोफाइल या न्यू माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ साइड, कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सबस्ट्रेट। देखो जो RX है वो सबस्ट्रेट है, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या मतलब है, RX। यहां पर इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन कामा न्यूक्लियोफाइल विल अटैक only from back side, देखो धीरे धीरे जब बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो इतना ही बोलने से काम चल जाता है, इतनी लैंग्वेज लिखने की क्या आवश्यकता थी। शुरुआत में लिख रहा हूं भाई, नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा, बाद में वो शब्द ही फंसेंगे तो गड़बड़ होगा। तो क्या होता है, बोथ साइड अटैक, इस चीज को देखो, इतनी चीज को जो मैंने लिखा शॉर्ट में लिख दिया जाता है, अटैक फ्रॉम बोथ साइड, अटैक फ्रॉम बैक साइड, है ना, केवल इतनी चीज लिख दिया जाता है। अब अटैक फ्रॉम बोथ साइड और अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो इस चीज को भी हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अटैक फ्रॉम, अब देखो ये वाला SN2 है, उधर वाला SN1 है, अब ये बात आपके दिमाग में बैठी गई है ना। तो यहाँ बोर्ड को साफ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या है, SN1 है, सॉरी SN2 है, और वो वाला SN1 है ना। तो इस प्रकार से जो है आप समझेंगे। देखो शॉर्ट में कैसे लिखा जाएगा, देखो इस ऊपर लिखे गए पॉइंट को मैं समझाता हूं, ठीक भाई। तो देखो क्या समझा रहा हूं, जैसे ये RX है, जैसे ये RX है, या जो है हम R का मतलब इसमें भी 3 बांड है, CH3 से इससे से लेते हैं। जैसे देखो ये C है, तो ऐसे ही कोई 3 बांड होगा और यहां लगा होगा X, ठीक भाई। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होगा, इसमें हमें पता है कि पहले क्या बनेगा, ये C से ये 3 बांड तो बन ही जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव, ठीक भाई। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस चीज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहां बना देता हूं, यहां पर। तो ये C देखो है, और इसकी मीनिंग समझा रहा हूं। तो देखो ये 3 बांड तो ऐसे बनेंगे, ठीक भाई,
इसको देखो, बांड भी तो ऐसे ही बनते हैं जैसे बना रहा था, लेकिन समझने के लिए मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा इसको, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है। तो जो NU आएगा मतलब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा, तो NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। देखो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड अटैक, ये क्या है, फ्रंट साइड अटैक। और ये जो है यहां की कंडीशन क्या होगी, यार देखो ये जो है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, बैक साइड अटैक। ये क्या है, बैक साइड अटैक, क्योंकि NU सामने से आएगा। ये क्या है, बैक साइड अटैक। या ये यहां से भी अटैक कर सकता है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट साइड अटैक। अच्छा, यहां देखो क्या मामला बनेगा, यहां पर इसमें बैक साइड अटैक ही होगा, इसमें हमेशा क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। देखो जैसे ये कुछ टूटेगा तो है ही नहीं, यहां X है, ये देखो इस प्रकार से जो है ना, ये क्योंकि यहां पर ये हम कुछ ऐसे बनाते हैं, है ना, 3 बांड इसका लगा हुआ है। तो जब NU आएगा, NU माइनस मतलब न्यूक्लियो, अभी आगे और बहुत ज्यादा क्लियर होगी ये बातें, बस केवल समझते चलो। तो ये कहां से अटैक करेगा, ये इसके इस लोब पर ही बैक साइड अटैक ही करेगा, है ना, ओनली बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक, है ना, केवल बैक साइड अटैक होगा। और यहां पर दोनों हो सकता है। अब ये बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड का अटैक जो हो रहा है, इसकी क्या मीनिंग है, तो और डिटेल में समझते हैं। अब यहां तक आप पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम पूरा मिटा करके और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक दोनों तरफ नहीं समझाएंगे तब तक बातें बहुत क्लियर नहीं होंगी। तो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक, इसकी क्या मीनिंग हुई, ठीक भाई, फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक की क्या मीनिंग हुई, एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। ओके, तो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक की क्या मीनिंग है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यही इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी है थोड़ी सी, है ना, तो इस चीज को भी लगे हाथ समझ लेते हैं। देखिए कंसेप्ट को ही समझने में पूरा दिमाग लगाना होगा, बाकी तो रिएक्शन जो है चार्ट फॉर्म में दिया गया है, मैं भी फटाफट चार्ट फॉर्म में रिएक्शन लिख दूंगा तो बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है तो वही बात हम लोग समझेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ जो है हम SN1 को समझा रहे हैं और यहाँ पर हम SN2 को समझा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें जो है हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि फ्रंट साइड अटैक क्या है और जो है बैक साइड अटैक क्या है। देखो तो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये अभी ये क्या होगा, देखो ये होगा RX, ये क्या है, कुल मिलाकर के यही तो है RX, यही तो क्या है, अल्किल हैलाइड है, यही तो क्या है, अल्किल हैलाइड है। भाई C की जगह ये तीनों बांड में कुछ जोड़ दिया जाएगा, चाहे हाइड्रोजन जोड़ा जाए चाहे जो कुछ भी, तो ऐसा बहुत सारा कंपाउंड बनेगा ना, इसीलिए वो जनरल फॉर्म लिखा जाता है। अब भाई RX कोई एक कंपाउंड थोड़ी है, लाखों कंपाउंड होंगे, इसीलिए वो जनरल फॉर्म लिखा जा रहा है। तो अब देखो जैसे यहां से मामला क्या होगा, तो अगर SN1 से चलते हैं हम तो ये मामला बनता है भाई, देखो C हमने ये बनाया अभी, ये पहले ये क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया भाई, ये क्या बन गया है, ये कार्बोकैटायन बन गया है। क्या मीनिंग है इसकी, इसकी मीनिंग ये है भाई कि जब ये NU माइनस आएगा तो हमने कहा ये दोनों तरफ से अटैक होगा, ऐसा हम बता चुके हैं।
तो यहां से दो चीजें मिलेगी, यहां से देखो दो कन्फिग्रेशन मिलेगा, ध्यान से इसको समझना है। एक में छाता उल्टा हो जाएगा, एक में छाता सीधा रहेगा। छाता का मतलब वही, देखो तुम जो है याद करो, जब तुम बारिश में छाता लगा करके निकलते हो और तेज हवा भी है, तो हवा अगर अपोजिट रुख में हो जाए तो छाता कभी कभी उलट सकता है, वही यहाँ दिखने वाला है, इसी से इसको समझाया भी गया है। तो जरा देखो, अगर ध्यान दो, अगर यहाँ बैक साइड अटैक हुआ, देखो अगर ये हट करके यू यहाँ लगेगा, बैक साइड अटैक, ये कौन सा, देखो बैक साइड अटैक है ना, बैक साइड अटैक में क्या बन रहा है भाई, तो देखो छाता उलट गया, ये ऐसा बनेगा, यू यहां आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड बनेगा। देखो ध्यान दो, अभी देखो छाता कैसा था, ऐसा था, क्या तुम समझ पा रहे हो, छाते को समझा दूं, देखो ये देखो, ये है सी है ना, ये जो है छाते को समझा दे रहा हूं, ये यहां से है यक्स, ठीक भाई, देखो एक छाता बना, छाता बन गया। अब देखो छाते को उल्टा करना है हमको, छाता उलटना क्या मतलब है कि ये सी, देखो ये छाता नहीं उलट गया, ये छाता उल्टा हो गया, छाता जो है क्या हुआ भाई, उलट गया छाता, तो वही बैक साइड अटैक है, मुझे लग रहा है कि फील आ रही होगी, है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, छाता उलट गया, है ना, छाता क्या हुआ, उलट गया, और यहां पर क्या होगा, फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक किसका, न्यूक्लियोफाइल का, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां छाता जैसे है वैसे ही रह जाएगा, देखो सी, ये तीनों बांड एज इट इज रह गए, यक्स हट गया, इसी की जगह पर क्या आ गया, यू आ गया। मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आ रही हैं, है ना। छाता जो है क्या हुआ है, उलट गया है इसमें, है ना। तो ये जो है बैक साइड अटैक है, ये फ्रंट साइड अटैक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये जो उलट गया छाता, तो यहां क्या प्राप्त होगा, ये रिजल्ट है, देखो यही तो प्रोडक्ट है भाई, यही दोनों क्या है, प्रोडक्ट है भाई, यही दोनों तो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो प्रोडक्ट में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन मिल रहा है, प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन, कन्फिगुरेशन, बताओ इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका कुछ कन्फिगरेशन है वो यहां उल्टा हो गया, इसका कर पहले छाता ऐसे इस तरफ है, तेजी से हवा आप लेकर के इसे जा रहे हो, छाता ऐसे उलट गया, तो इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन, यानी कन्फिगुरेशन इसका उल्टा हो गया, है ना। मेरा कन्फिगुरेशन सीधा है इस समय, है ना, इस समय मेरा कन्फिगुरेशन उलट गया, क्या क्लियर हुई बात। तो देखो ये जो है इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन इसको बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन, रिटेंशन ऑफ कन्फिगुरेशन। तो क्या, जैसे जब ये रिएक्शन होता है बच्चों, तो भाई ये वाला प्रोडक्ट भी
50% होता है जो प्रोडक्ट बनेगा, और 50% ये वाला भी बन जाता है 50%। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं भाई कि रेशमिक मिक्सचर इसमें बनेगा। जब प्रोडक्ट में ये दोनों रहें तो हम बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, रेशमिक मिक्सचर है। हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ये प्रोडक्ट जो है क्या है, रेशमिक मिक्सचर है। दिख रहा है बोर्ड पे, कैमरे में दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है। अगर ये दोनों आ गया तो हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर मिल गया। क्या वो मतलब है रेशमिक मिक्सचर का, कि जब कोई रिएक्शन SN1 पाथ से होगा, 50% ये बन जाए 50% ये बन जाए, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। एक का कंफिग्रेशन ऐसा होगा, एक का कंफिग्रेशन ऐसा होगा, तो ये दोनों एक साथ एक जगह पड़े रहेंगे प्रोडक्ट बन करके। भाई रिएक्शन होता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो एक जगह ये दोनों प्रोडक्ट बन करके पड़े रहेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मिला हुआ है वो रेशमिक मिक्सचर है ना। अब इसमें कहानी क्या होगी, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हम कहेंगे कि उसका कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड है। ठीक है भाई। इसी से देखो, इसी से एक शब्द आपने हो सकता है सुना हो, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, है ना, एक शब्द बार बार यूज होता है। उसकी कहानी यहीं से लिंक है, अपने दिमाग को खोलोगे तो लिंक कर ले जाओगे। इन्वर्जन ऑफ, है ना, मतलब कुछ ऐसे ही आपने कन्फिग्रेशन उल्टा हो जाता है। हालांकि वहाँ DL का सिस्टम है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो यहाँ रेशमिक मिक्सचर बनेगा क्योंकि ये होगा और ये होगा, है ना। तो हम ये कहेंगे दोनों साइड से अटैक यहाँ पॉसिबल है। यहाँ देखो क्या मतलब है, इस चीज को जानना आवश्यक था। यहाँ पर क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ पर ये देखो C है, ये यहाँ पर देखो ये है मामला यक्स का। ठीक भाई। तो यहाँ से NU आएगा, हमने क्या बताया, प्लस NU। ऐसी सारे रिएक्शन होंगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ हमेशा, है ना, अब ये ऐसा हमेशा बनेगा। देखो तो कैसा बनेगा भाई, ये C है ना, तो यहाँ पर तो ये क्या रहेगा, X रहेगा। और देखो ये ऐसे ये बॉन्ड ब्रैकेट हो जाएंगे, और ऐसे ये पेंटावैलेंट NU यहां से जुड़ेगा। ठीक भाई। तो यही क्या बन गया, स्यूडो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। स्यूडो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट यही है। ठीक भाई। तो अब देखो ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये तीनों ऐसे हो जाएंगे। देखो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी यू यहां आ जाएगा, छाता उलट गया। देखो इसको क्या बोला गया है ना, इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। तो जो प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मिला ना, ये एक ही स्टेप में हो रहा है, तो दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूं ना। ये जैसे ही आएगा ये खट से बनेगा, खट से यहां पहुंच जाएगा। ये 2 स्टेप वाला मामला है। यहां से चला ये, तो पहले ये बना, फिर यहां अटैकिंग शुरू हुई। ये इतने जल्दी यहां से ये ऐसा होगा, ऐसे ही ये भी देखो, पहले ये ऐसे धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, बहुत जल्दी से छोड़ देगा, जल्दी से चिपक जाएगा। तो ये क्या बना, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, है ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ भाई, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। प्रोडक्ट, ये क्या मिला हमको, प्रोडक्ट मिला। तो प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेड, है ना,
इन्वर्टेड कन्फिगुरेशन। ये सब बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इसीलिए भाई एकदम आराम से सारे पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे तो फिर आगे चल करके रिएक्शन आराम से आप समझेंगे, है ना। इन्वर्टेड ऑफ कन्फिगुरेशन, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ रेशमिक मिक्सचर बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और उसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे भाई, देखो यहां से चल के यहां आया, देखो यहां से चल करके यहां पहुंचा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, ये क्या है प्रोसेस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे लग रहा है कि बात समझ में आती है। यहां देखो और क्या पॉइंट है, और पॉइंट है SN1 में, SN1 में अब अगला पॉइंट, ये पॉइंट आप समझ गए हैं। तो SN1 में अगला पॉइंट ये है कि जो टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड, यहाँ पर RX की रिएक्टिविटी, तो यहाँ शार्ट में देखो लिख दूं भाई, बहुत कम शब्द में लिखे गए हैं लेकिन मैं समझाने के चक्कर में हूं। तो यहाँ क्या लिखा गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX। और इसको कम शब्द में लिखना होता तो क्या लिख देते भाई, रिएक्टिविटी ऑफ RX, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ RX। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा भाई, देखो क्योंकि यहां दोनों पॉसिबल है इसलिए जो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा, टर्शी देखो शॉर्ट में से टर्शियरी एल्किल हैलाइड TRX, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर सेकेंडरी RX की रिएक्टिविटी होगी, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। फिर भाई प्राइमरी एल्किल हैलाइड, है ना, प्राइमरी RX की होगी। फिर जो है CH3X की होगी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग पूछता है इससे। इसके अपोजिट कहानी इसमें होगी, है ना, इसके अपोजिट कहानी इसमें होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX। RX क्या है, अल्किल हैलाइड है, क्या है रिएक्टिविटी, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX। यहां भी वही लाइन लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX, इसको उल्टा कर देना। तो CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक भाई, CH3X सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यहां पर। अच्छा, इससे भी अगर हम बात करें तो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव, पूरा वो दोनों लिख दूं, ऐसा चलेगा मामला। यहां जो है इसको कैसे लिख दूं, इसको ये तो समझ ही गए हो मेरे ख्याल से, चलो ऐसे लिख दे रहा हूं। देखो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, बेंजाइलिक, है ना, ये CH2X। तो ये क्या है, ये वाला जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर जो है ये वाला रिएक्टिव होगा एलाइलिक, है ना, देखो ये क्या है, एलाइलिक है, यहां पर X लगा हुआ है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर ये तीनों को देखो, इसको 60 में फिर ये आएंगे, है ना, फिर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर टर्शियरी RX, फिर सेकेंडरी RX, फिर, है ना, इसको बना लेना ये वाला, चलो ठीक है, सेकेंडरी RX, इससे सेकेंडरी RX से फिर प्राइमरी RX, फिर जो है CH3X, यही चीज यहां भी लिख लिया जाएगा, है ना। स्टीयर, ये
इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, स्टीयरिक हिंड्रेंस से इसको एक्सप्लेन किया गया। यहां वाला मामला देख लो तो यही चीज लिख दिया जाए, है ना। तो यहां पर जो है, यहां पर है ना, तो ये मामला है भाई। यहां वाला मामला क्या है, यहां वाला CH, यहां वाला तो सही चल रहा था, CH3X की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर प्राइमरी RX की, फिर सेकेंडरी RX की, फिर जो है टर्शियरी RX की, है ना। और फिर जो है ये एलाइलिक, है ना, ये कौन सा है, एलाइलिक वाला मामला है। फिर ये कौन सा आ जाएगा, बेंजीन वाला आ जाएगा, है ना। इसको चलो ऐसे ही बना दे रहा हूं, एक ही बात है भाई, CH2 यहां क्या लगा दिया X, उसी को उल्टा कर दिया है बस, उसी को उल्टा कर दिया है बस, है ना। तो उसी को उल्टा कर दिया है। जैसे कभी कभी हो सकता है इसका रीजन भी पूछ ले, तो इस चीज का रीजन क्या लिख देते हैं भाई, इसका रीजन, है ना। तो रीजन क्या है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। यहां भी वही रीजन है, क्या रीजन है इसका, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, है ना। ड्यू टू, यहां भी वही रीजन है, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। जैसे ही आप हमारा मतलब समझेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कैसे दोनों का एक ही रीजन हो सकता है गुरुजी, क्योंकि दोनों उलट के लिख दिए गए हैं ना, इसलिए दोनों का रीजन एक ही हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि उल्टा करके लिख दिया गया है ना। तो देखो क्या मतलब है, थोड़ा समझा दे रहा हूं, स्टीयरिक हिंड्रेंस को यहां समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो जैसे कि मान लो देखो ये स्टीयरिक हिंड्रेंस को समझा रहा हूं, इसको समझना, इसका एग्जांपल, स्टीयरिक हिंड्रेंस का एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे देखो ये H है, C है, H है ना, H है, यहां X लगा हुआ है। अब हम ये कहेंगे इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है, तो फिर अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां से अटैक कर देगा। लेकिन देखो ध्यान दो, अब अगर हम बढ़ाते जाएं, देखो ये C, यहां C लिख दिया, यहां H, यहां H, तो देखो ये C के पास अपना 3 H अलग से होगा। देखो ये H, देखो एक H हटाया, ये C लगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। अब NU अगर आएगा यहां पर तो इसको प्रॉब्लम होगी, कठिनाई से आएगा। और देखो यहां और C बढ़ा रहा हूं, एक C, दूसरा C, अब यहां देखो H, 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 यहां भी क्या बन गया, H, H, H। देखो यहां देखो 2 हाइड्रोजन को हटाया, H लगा दिया, ठीक है, H। देखो अब इससे अधिक स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें है, इससे अधिक स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें है। यहां मान लो H ही है, यहां X है। अब NU आएगा यहां से, इसको और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब अगर यहां तीनों C लगा दिए, देखो C, 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 यहां X, तो यहां H, H, सब H लग जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। मुझे लग रहा है बातें आपको समझ में आ गई, समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिख दूं यहां पर एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूं भाई, यहां पर एक पॉइंट लिख दे रहा हूं कि स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है वो सबसे ज्यादा कहां होगा,
CH3 थ्राइस CX में सबसे ज्यादा होगा। फिर किस में होगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा इसमें होगा। ठीक भाई। फिर कहाँ होगा? फिर CH3 ट्वाइस CHX में होगा। फिर स्टीयरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? मुझे लग रहा है मैं स्टीयरिक हिंड्रेंस समझा नहीं गया हूँ। उसके बाद फिर CH3 CH2X में होगा। इससे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? CH3X में होगा। क्या बात समझ में आई? CH3X में सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। मुझे लग रहा है कि बातें SN1 SN2 की क्लियर हुई है। स्टीयरिक हिंड्रेंस यही है, इसका फिगर भी एनसीईआरटी ने साफ साफ बना करके दिया है। ठीक है, तो ये तो दोनों के लिए था, इसलिए मिटा दिया। यहाँ एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, उसको लिख लिया जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब ये सब समझ में आएगा आगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या एग्जांपल दिया है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बच्चों H2O, है ना? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, है ना? और क्या? C2H5OH, CH3COOH। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है COOH। एक ऐसे सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN1 पाथ, विल फेवर SN1 पाथ। अच्छा देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, हम ऐसा बोल दे रहे हैं भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट, या क्या बोल दे? ORR, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर, है ना? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर SN2 पाथ या SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या है? DSMO, है ना? इसका एग्जांपल क्या है? डाइमेथाइल फार्मामाइड, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, है ना? डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, फार्मूला क्या है? CH3S डबल बॉन्ड O, है ना? क्या इसका है? DMSO। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है DMSO, डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO। डाइमेथाइल फार्मामाइड, DMF। डाइमेथाइल फार्मामाइड का फार्मूला क्या है भाई? ये है C, है ना? डाइमेथाइल फार्मामाइड। तो डाइमेथाइल फार्मामाइड, है ना? तो यहां से ये है फार्मामाइड, तो फार्मिक एसिड है भाई, फार्मिक एसिड है, डाइमेथाइल फार्मामाइड, है ना?
तो यहां से 2 क्या लगा है, HCHO होता है फार्मामाइड, है ना, डाई मेथाइल फार्मामाइड CH3, और यहां पर क्या लग जाएगा CH3CHO डाई मेथाइल फार्मामाइड। यहां पर HH डाई मेथाइल फार्मामाइड CHO, ठीक है भाई, CHO NH2, है ना, डाई मेथाइल फार्मामाइड। तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है ना, ये यही फार्मूला है भाई, यही फार्मूला है, यही फार्मूला है, ये भी है। तो डाई मेथाइल फार्मामाइड, ये CHO ग्रुप है ना, और ये N है ना, तो यहां दिख रहा है क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर भी जैसे उसका स्ट्रक्चर बना है ऐसे इसका भी, जैसे अगर हम CHO की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो यहां लगा देंगे ऐसे डबल बॉन्ड O, यहां H, है ना, वही चीज है CHO, ठीक भाई। तो हम लोग जो है अब रिएक्शन तो चार्ट फॉर्म में है, तो वो चार्ट हम आपको दिखा देते हैं और उसमें बता देते हैं कि SN1 कौन सा है, SN2 कौन सा है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्वेश्चन करना भाई, अभी बहुत थोड़ी सी बात पढ़ाई गई है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फायदा तब मिलेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो रिएक्शन का चार्ट चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों की, सभी बच्चों को ये चार्ट देखो NCERT में बनाया गया है, इसी चार्ट से आसानी से याद हो जाएगा। मैं इसको समझा दे रहा हूँ, बस वही समय लगता अगर हम एक एक रिएक्शन लिखते तो, ठीक है भाई। और इसमें जो जरूरी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये चार्ट जो है कहाँ बनाया गया है, NCERT में। और ध्यान दो कौन सा रिएक्शन SN2 है, तो देखो ये SN2 लिखा है, ये SN1 है तो देखो SN1 लिखा है। अब मैं 2 और 1 लिख दिया हूं, ऐसे तुम भी बना लेना शॉर्टकट में, जहां 2 है इसका मतलब SN2 है, जहां 1 है इसका मतलब SN1 है। तो मोस्टली देखो इसमें 2 दिखाई दे रहा है, 1 वाली कंडीशन कहाँ कहाँ है देख लो, एक तो जो है ये है 1 की कंडीशन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बाकी सब 2 है, ठीक है भाई। अब देखो सबस्ट्रेट में सब जगह क्या रहेगा, RX ही तो रहेगा ना भाई। देखो सबस्ट्रेट में क्या रहेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक हर जगह क्या रहेगा, RX ही रहेगा, है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर वही R की सारी वैल्यू लिखो, R की सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, R की जो भी वैल्यूज हैं, है ना, जैसे CH3 है ना, R की वैल्यूज पता होती है सबको, C2H5 है ना, ऐसे सारी वैल्यूज, ये भी R ही बोलते हैं, CH3 ट्वाइस CH, इसको भी क्या बोलते हैं, R ही बोलते हैं, यानी सारी वैल्यू R ही है। इसी को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। NCERT ने ये नहीं लिखा है ना, इसी वाले कॉलम को नहीं लिखा है, तो वो जा समझ रहा है पहले से आप समझ रहे हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैंने ये भी लिख दिया, यानी इसमें भी सभी में RX है। अब देखो क्या मसला क्या चल रहा है, सभी चीज में RX के साथ रिएक्शन है ना, यानी देखो अगर ये रिएक्शन लिखना है इसका मतलब कि RX प्लस NaOH, इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है HO माइनस, समझ गए, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो ROH बनेगा, और ROH जो है क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट एल्कोहल है, ठीक है। देखो इसीलिए यहां पर ये SN2 है और ये SN1 है, जो अभी रिएक्शन लिखा था उसके पहले,
तो दोनों जगह क्या बनाया था, अल्कोहल ही बनाया था। अब ये SN1 क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम ये वीक न्यूक्लियोफाइल है ना। उसमें देखो हमने लिखा था वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा है, जो 1 दे रहा है, जो 1 दे रहा है वही क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक है, वीक है, वीक है। बाकी जो 2 दे रहा है सब स्ट्रांग है। यहां स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग स्ट्रांग है ना, बाकी जो है स्ट्रांग 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 स्ट्रांग। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल यही न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो आप देखो रिएक्शन सभी में, जैसे मान लो ये वाला रिएक्शन लिखना है, मान लो ये वाला रिएक्शन लिखना है, तो अब समझना है जैसे ये वाला रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ये वाला रिएक्शन ऐसे लिखना होगा भाई, देख लो ये वाला रिएक्शन कैसे लिखोगे। ठीक भाई, देखो ये वाला रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, देखो RX प्लस ये रिएजेंट, RX कहाँ से उठाया, यहां से उठाया, ये रिएजेंट प्लस R2NH क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा, ये RNHR RNHR। ठीक भाई, ये रिएक्शन लिखो। ठीक, अब ये क्या है, 2 डिग्री अमीन है, रिएक्शन लिखो। ठीक, ऐसे किसी का भी रिएक्शन अगर लिखना हो, है ना, मान लो चलो किसका रिएक्शन लिख दूं, इसका रिएक्शन लिख दे रहा हूं फिर। ठीक है, कैसे, RX प्लस NaOR क्या बनाएगा, ये बताओ क्या बनाएगा, दिया भी गया है ROR बनाएगा, तो यहां से क्या बनेगा ROR। ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है, देखो ईथर है ना, कौन सा कंपाउंड था, ये ईथर है। ऐसे जिसका रिएक्शन लिखना चाहो लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जैसे देखो ये वाला रिएक्शन लिख दे रहा हूं उस जगह जिससे आपको साफ साफ दिखे, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा RX ही है। RX का रिएक्शन किससे कराना है, रिएजेंट से। देखो ये वाला रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएजेंट क्या है, KCl है, प्लस KCl गिव्स क्या देगा भाई, RCl देगा, R सिंगल बॉन्ड Cl। इस कंपाउंड का क्या नाम है ना, यही कंपाउंड तो है ये, है ना। तो इस प्रकार से चार्ट ये आराम से याद हो जाता है। इसमें कुछ जरूरी बातें हैं जिसको क्वेश्चन के रूप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसमें कुछ जरूरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे KNO2 AgNO2 AgCN KCl, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है भाई, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल में ये दिया भी गया है, ये इतना जो है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जब आप NCERT ओपन करोगे तो एग्जाम्पल में ये चीज दी गई है ना, तो एग्जाम्पल इसको देख करके उसका एग्जाम्पल भी पढ़ना है, NCERT भी पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। अब हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आप पॉज करके नोट कर सकते हैं ये चीज, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर। देखो क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे गए हैं, अब ये बार बार लिखने की कैसे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं वो देखो, और ये बहुत सरल है ना। वो इस समय बचाने के लिए एक एक रिएक्शन लिखने के बजाय मैंने सब एक साथ लिख दिया, बाकी बहुत सरल है भाई। एक बार लिखने से अगर नहीं याद हो रहा है तो एक एक रिएक्शन रफ में प्रैक्टिस कर डालूं, है ना भाई। प्रैक्टिस करना पड़ता है, हम लोग भी प्रैक्टिस किए हैं। क्वेश्चन देखो कैसे इस सब पर पूछे गए हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहले ये चार डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत अधिक पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे बार बार, तो उतना ही ये मामला आपके लिए सही होगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कम हुई है तो ये सब बातें जो पढ़ा है आपने तो दिमाग में कम बैठेगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भाई करें। चलो देखो, कुछ क्वेश्चन कर दूं, देखते रहो, फिर मैं डालूंगा। देखो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, मान लो एक साथ ही हम, जैसे ये है हमारे पास, है ना, यू कैन से दिस, ठीक भाई, यहां लगा हुआ है यक्स, चारों एक साथ और चारों का रीजन, पहला किसके साथ, चलो KNO2 के साथ, दूसरा AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, तीसरा है ना KCN के साथ, KCN, ठीक भाई। चौथा रिएक्शन किसके साथ, AgCN के साथ, है ना, KNO2, ठीक है, AgCN। ये क्या बनेगा यहाँ, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया भाई क्वेश्चन, यहाँ क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा। अच्छा, इसमें लॉजिक भी है, लॉजिक तो खैर छोटा मोटा सभी रिएक्शन में है, इसमें कुछ बढ़िया ही लॉजिक मिल जाता है। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिया है, एक का एग्जाम्पल दिया है, KCN वाला एग्जाम्पल भी दिया है, क्या बनेगा ये सोच के हमें बताना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर लॉजिक याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर जो प्रोडक्ट ही बताना पड़ता है, साइड में जो चीज बनेगी वो तो हम लिख देते हैं, लेकिन वो बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो KCN में, ठीक है बच्चों, KCN में जो है क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। देखो यक्स को हटा करके, है ना, यक्स को हटा करके क्या जोड़ दिया जाएगा, CN जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, यहां जो है प्रश्न यही किया गया है, यहां पर यक्स को हटा करके यहां NC जोड़ा जाएगा। तो यही ये पूछता है कि वहां CN और यहां NC, ऐसा क्यों। तो उसका देखो, अगर रिएक्शन में पूरा कर दूं तो सिंपल सी बात है कि आप रिएक्शन पूरा कर दोगे तो यहाँ AgX, यहाँ प्लस जो है क्या बन जाएगा, AgX, और यहाँ और क्या बन जाएगा, KX, ठीक भाई। अब ये बैलेंस रिएक्शन तो हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। इसका रीजन पूछा गया, इसका रीजन जो है ना, रीजन क्या है कि देखो KCN जो है ये आयनिक प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है ये, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। रीजन इसका ये, रीजन लिख रहा हूं भाई, KCN क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब हुआ कि ये K++CN माइनस देगा, है ना। तो यहां पर C माइनस, है ना, तो यहां पर ये तुरंत टूट जाएगा। तो ये C माइनस बांड बनाने के लिए क्या है, रेडी है। तो जब भी कोई बांड, देखो यहां पर जो नया, देखो पुराना बांड जो टूट रहा है, पुराना बांड कौन सा टूट रहा है, CX टूट रहा है, और नया बांड कौन सा बन रहा है, देखो समझ लो, ऊपर वाले सभी रिएक्शन में क्या होगा, ये वाला बांड ऐसे टूटेगा, ठीक है, और नया वाला बांड बनेगा, C और NU बनेगा, ठीक है। अब NU में कितनी चीजें हैं, NU में यहां पर कई चीजें हैं, ऊपर है न्यूक्लियोफाइल, है ना, देखो ये बांड टूटेगा, ये बनेगा। तो इसमें देखो ध्यान से समझो कि यहां पर जो है, अब जैसे
इसमें क्या जोड़ा आपने, इसमें KCN जोड़ा आपने, तो KCN फटाफट K प्लस CN माइनस में हो गया। तो जब ये बांड टूटेगा तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बांड बनाने के लिए रेडी है ना। तो उसमें क्या करें, कौन सा बांड बनाएगा, है ना, यहां समझ लो, वहां लिख दे रहा हूं। तो इसमें कार्बन बांड बनाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, देख लो। जैसे ये देखो, ये C, यही RX है, ये RX जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये बांड टूटेगा, और ये बांड टूटेगा तो ये C यहाँ क्या प्रेजेंट है, Cn माइनस, तो C यहाँ बांड बनाएगा। देखो क्या मैं समझा रहा हूं, यहां C और N दोनों बांड बनाने के लिए रेडी हैं। किससे, R प्लस से या R से, वहां पर है ना, R प्लस से, है ना। देख सकते हो यहां पर रीजन यही दिया गया था, रीजन सिंपल सा। और टेक्निकल फॉर्म में क्या लिख दूं, तो टेक्निकल फॉर्म में मैं लिख दूंगा, तो ये C अवेलेबल है इसीलिए वो Cn बनता है ना। टेक्निकल फॉर्म में मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ C माइनस इज ग्रेटर, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोर न्यूक्लियोफिलिक, है ना, या न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर न्यूक्लियोफिलिक C माइनस। देखो ये जो बनेगा इसमें दोनों बांड बना सकता है। अगर C बांड बनाएगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, अगर N बांड बनाएगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्या बात क्लियर है, मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी C की है और CC बांड ये ज्यादा स्ट्रांग है Cn बांड से, CC बांड ज्यादा स्ट्रांग है Cn बांड से। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, यही रीजन उसका लिखा जाता है। अच्छा इसी चीज को एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, जिस बच्चे को समझा दे रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल ये दोनों एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। और यहां क्या मामला होता है, ये ऐसा क्यों बन रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि AgCN ये क्या है, कोवैलेंट है। इसका नेचर कैसा है, कोवैलेंट नेचर का है। तो कोवैलेंट नेचर की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो C है ना, यहां से ये ऐसे जुड़ा होता है Ag, फिर यहां से C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो कार्बन यहां खाली नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ना ही कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, ड्यू टू दिस लोन पेयर, ड्यू टू दिस लोन पेयर, यहां लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए ये बॉन्ड बना लेगा। इसकी कोई बैलेंसी खाली नहीं और ये कोवैलेंट है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी से। जब तक ये बॉन्ड टूटता है उससे पहले ये नाइट्रोजन बॉन्ड यहां बना चुका होता है, इसीलिए वो Nc बन रहा है। ऐसा ही तमाशा यहां पर भी कुछ है भाई, है ना। तो मामला यहां पर क्या है भाई, वो चीज देख लो। तो यहां पर क्या कंपाउंड बनता है, यहां पर कंपाउंड ये बनेगा भाई, है ना। तो Ag के साथ क्या बनेगा, AgNO2 बनेगा, है ना। Ag के साथ क्या बनेगा, AgNO2 बनेगा, AgNO2 है ना, नाइट्रो NO2 बनेगा। और यहां क्या बनेगा, यहां ONO बनेगा, ये देखो ये ON डबल बॉन्ड O, है ना। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, रीजन वही है।
क्यों बन रहे हैं, इसका रीजन क्या है, यही पुराना ही है। इस देखो इस सब के रीजन, अब देखो यहां पर भी मुझे लग रहा है कि बातें समझ में आई होंगी। देखो क्या रीजन है, सिंपल सा, यहां पर देखो ये प्लस और क्या बन रहा है, के एक्स यहां बन जाएगा और यहां पर प्लस ए जी एक्स बन जाएगा। रीजन इसका क्या लिखा जाएगा भाई, रीजन, इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, रीजन, कारण क्या है, तो देखो AgNO2 ऐसा है मामला, Ag सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। देखो सभी की क्या है, सभी की यहां पर वैलेंसी कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। अब आप कह सकते हो गुरुजी इसके भी पास लोन पेयर है, हाँ लेकिन ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा तब तक ये लोन पेयर दे करके अपना काम कर चुका होगा। अब लेकिन फिर यहाँ एक समस्या आ रही है, तो या इस वाले का जैसे कहोगे आप कि यहाँ भी लोन पेयर है, ये रीजन तो ही है, तो यहाँ पर एक रीजन ये दिया जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर, कब तक मैं इसको नहीं लिखूंगा, आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, आर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी में N का आर्डर ज्यादा है O से। टेक्निकल आंसर तो यही है भाई, N की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज्यादा है, N की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ठीक है भाई। और यहां देखो रीजन है ना, ये कैसा है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, ये रीजन सब लिखे जा रहा है। ये देखो मैं जब क्लास में भी पढ़ाता रहता हूँ वही बताता हूँ कि टीचर क्या लिखता है, केवल कीवर्ड लिख रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं वो उत्तर है, वो तुम्हें समझना है, मेरी लैंग्वेज को सुन करके, है ना। तो ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट है, इसका नेचर क्या होगा, यहां पर इसका रीजन, तो जैसे ये KNO2 है, KNO2, ये प्लस ये माइनस, तो ये टूट जाएगा फटाका, K प्लस प्लस NO2, देखो ऐसे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एक माइनस, ठीक भाई। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन कौन ले बढ़ेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो इसका रीजन क्या लिखा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ O माइनस, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ O माइनस इज ग्रेटर देन N। देखो ये पकड़ना है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर ये देखो ये यही है ना, O माइनस का ज्यादा होगा N से, तो यहां पर ये अवेलेबल हो जाता है आसानी से, इसलिए बॉन्ड यहां कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है तो ये नाइट्राइट बनता है। जैसे इसका नाम लिखो, अगर इसका नाम लिखना चाहो तो क्या नाम होगा इसका, देखो यहां है CH3, यहां है CH2, यहां है क्या CH2, यहां क्या है CH2 है, देखो नंबरिंग देखो कितना कार्बन, 1 2 3 4, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेन नाइट्राइट, इसका नाम क्या है ना, एल्किल नाइट्राइट, तो ब्यूटिल नाइट्राइट, क्या नाम लिखा जाएगा इसका, ब्यूटिल नाइट्राइट, है ना, है ना, नाइट्रो अल्किन, नाइट्रोमीथेन, एल्किल नाइट्राइट, हाँ ठीक है, ब्यूटिल नाइट्राइट इसका नाम है, ठीक है। किसी का भी नाम लिखना चाहो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम नाइट्रोब्यूटेन, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोब्यूटेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, सबका नाम लिखना चाहिए भाई, इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा भाई, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, है ना, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल, इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन
आइसोनाइट्राइल, है ना, उसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी को आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज को मैं और एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा मामला चलेगा भाई, सब समझो, मैंने अपनी भाषा में पूरे आंसर दे दिए हैं। अब आपको दिमाग लगा करके बार बार सोच करके सुनना पड़ेगा भाई। बांड जो बनाएगा, जो एटम बांड, वही एटम बनाएगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से तो ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन माइनस O- की न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है ना। तो ये मोटी मोटी बातें आप समझ रहे हैं, राइट। चलो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसको आप पॉज करके सारी चीजें नोट कर लिए होंगे। और यहाँ देखो कितना कार्बन बनेगा? 1 2 3 4 5 कार्बन बनेगा, इसीलिए क्या लिखा? पेंटेन नाइट्राइल, पूरा पूरा पेंटेन नाइट्राइल एक साथ में, है ना। तो ये मामला है भाई, अब ये सब जानते रहो। और क्वेश्चन देखो, एक तो ये पूछा गया है बहुत ज्यादा बोर्ड में, और कंपटीशन में तो भाई पूछे ही जा सकते हैं, कंपटीशन में तो सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक में देखो, क्योंकि मामला रट्टू वाला होता है, तो ऑर्गेनिक में जो है बोर्ड और कंपटीशन के क्वेश्चन भाई कंपैरेटिवली टफ तो होते ही हैं, लेकिन ये जरूर दिमाग में रखो कि बोर्ड का क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जा रहा है। आजकल बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आजकल जो है क्या है मामला टेक्निकल कि क्वेश्चन रेलिवेंट आ रहे हैं, तो बोर्ड के क्वेश्चन नीट में बन सकते हैं। तो कभी कभी वो रीजन पूछा जाता है, जो यहाँ मैंने रीजन लिखा था, तो रीजन जो लड़का समझ लिया तो उनका पढ़ने का फायदा हो गया, नहीं समझ पाया तो फिर से बार बार सुनो लेक्चर को, है ना। और देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा देखो बनेगा, मान लो ये देखो, अब मैं सबका नाम अगर लिखूंगा तो दिक्कत ही है, CH2X, है ना। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम तुम जानो, इस क्वेश्चन का नाम, इस कंपाउंड का नाम तुम जानो, जनरल नेम होगा। दूसरा लिखा गया ये, दूसरा लिखा गया ये, यहां डायरेक्ट एक्स जोड़ दिया, है ना। अब इस कंपाउंड को बोल दे रहे हैं ए, इस कंपाउंड को बी, है ना। तो यहां पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑर्डर ऑफ, है ना, क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो ये क्या किसका काम करेगा? सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो सबस्ट्रेट जो है वो दोनों माध्यम से रिएक्शन जा सकता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। देखो रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो बताओ SN1 मैकेनिज्म से अगर दोनों रिएक्शन हो, SN1 मैकेनिज्म से दोनों जो है रिएक्शन कर रहे हो, तो किसमें रेट ज्यादा होगा, है ना। तो अभी आपने क्या देखा था? आंसर, इस ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ये आंसर देखो ध्यान से। अभी आपने देखा था कि SN1 मैकेनिज्म के लिए, SN1 मैकेनिज्म के लिए, फॉर SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म के लिए टर्शियरी कार्बोकटायन, है ना। SN1 मैकेनिज्म के लिए टर्शियरी कार्बोकटायन, टर्शियरी कार्बोकटायन में फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी कार्बोकटायन में होगा,
फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन में होगा। तो कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा भाई, देख लो, यहाँ देखो, यहाँ वाला कार्बोकैटायन तो इस पर बनेगा, ध्यान दो, यहाँ वाला कार्बोकैटायन देखो भाई, ये कंपाउंड है, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है, यहाँ लगा है CH2X, देखो यही बांड टूटेगी, यही कार्बोकैटायन बनेगा, तो इस पर कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में देखो यहाँ कार्बोकैटायन बने, ये है X, यहाँ है कार्बन, है ना। तो SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो करेगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन में ज्यादा फास्ट होगा, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन में होगा, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन में होगा। तो देखो कार्बोकैटायन ये था X, ये क्या था X, तो देखो यही बांड ब्रेक करती है, यही बांड टूटेगी तो कार्बोकैटायन यहां बनेगा। अगर तुम पहचान पा रहे होगे तो ये वाला कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना रहा, क्योंकि देखो एक कार्बन यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, और ये वाला कार्बोकैटायन क्या है, 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। तो देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का SN1 मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर यही है, ROR। इसका मतलब कि आंसर क्या हो गया हमारा, दिस, है ना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहां फास्ट होगा, है ना। तो आंसर कितना लिख दिया जाता है, बस इतना, केवल तो समझाने के लिए लिख दिया, नहीं तो तुम केवल कितना लिखोगे, बी फास्ट, बी इज, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, बी ग्रेटर देन ए। अब यही क्वेश्चन अगर वो दूसरा पूछ ले, कौन सा भाई, देखो दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू SN2 मैकेनिज्म, ROR थ्रू SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, तो इसका उल्टा था, है ना, इसी चीज का उल्टा था, तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। A में SN2 ज्यादा बढ़िया होगा, A में SN2 ज्यादा बढ़िया होगा, और B में SN1 ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो खूब ध्यान से समझें और ऐसे क्वेश्चन लिख करके आप प्रैक्टिस करें। मैं अगर यहाँ क्वेश्चन दे दूं तो भाई क्वेश्चन करने का यही 2 चीज देखना है, सभी में ये 2 क्वेश्चन देखना है ना, सभी में ये 2 क्वेश्चन देखना है। आप जो है ये ले सकते हो, है ना, कंपाउंड 2 कंपाउंड दे रहा हूं, यही 2 चीज देखना है, ये देखो ये देखो। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन ये दे दिया R C, यहाँ H, दूसरा कंपाउंड R C, है ना, X, है ना, यहां पर है H, यहां पर है X, यहां पर है X। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया भाई, देख लो दूसरा सवाल हो गया, कौन सा फास्ट होगा, है ना, कौन सा फास्ट होगा। तो जैसे यहां देखो RCl कामा, यहाँ कामा है RI, इसमें देखो कौन सा फास्ट होगा, इसमें इसको कैसे करवाओ, SN1 से करवाओ, फिर इसको SN2 से करवाओ, इसको जो है SN1 से करवाओ, इसको फिर SN2 से करवाओ, देखो क्या होता है ना। C यहाँ जो है, और हमने क्या दे दिया, ये टाइप बन रहा है ना, ये टाइप बन रहा है, तो यहाँ पर जो है ये दे दिया भाई, यहाँ से R, है ना। अब यही पूछ सकता है और नहीं पूछेगा, देखो ध्यान दो, तो ये क्वेश्चन जो है दिमाग लगाने वाले हैं आपके लिए। CH यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, X नहीं बल्कि हम क्या जोड़ेंगे,
एक्स नहीं बल्कि हम क्या जोड़ेंगे, Cl जोड़ेंगे। ठीक भाई, और यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर ये R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I जोड़ेंगे, है ना। देखो सब में दो दो कंपाउंड दिया गया है, मतलब 3 क्वेश्चन का मतलब है ना, 3 क्वेश्चन का मतलब 6 क्वेश्चन। देखो एक ध्यान दो, एक दो कंपाउंड दिया था, कितना क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन बन गया। अब देखो 2 2 4 2 6 कंपाउंड दिया है ना, तो 6 क्वेश्चन बनेंगे। ये 2 कंपाउंड दिया था, 2 क्वेश्चन बन गया। 6 कंपाउंड दिया, 6 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बातें कम समझ में आती हैं, इसलिए कृपया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, दिमाग लगाएं, स्वयं लड़ें, जूझें, सोचें बार बार, है ना। बहुत परेशान होने के बाद ही आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहले खुद पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, और अकेले बैठ करके आपको क्या करना होगा, सोचना होगा, तभी फायदा आपका होगा। भाई हम ही से पूछ लेंगे तो फायदा नहीं होगा, ये बात आप याद रखिए। जब मैं वही क्वेश्चन देता हूं कि अगर आप बैठ करके अकेले थोड़ी देर शांत होकर के सोचेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। वैलिडेट करने के लिए भाई आपको क्वेश्चन पूछने का हक है। अब मुझे अपनी बातें बताने का धर्म है ना। जैसे अब मेरे कहने का सेंस ये बिल्कुल नहीं मुझसे क्वेश्चन ना करो, लेकिन स्वयं जम के प्रयास कर लो तब करो, नहीं तो डायरेक्ट अगर बिना प्रयास किए करते हो तब तुम्हारा फायदा नहीं होगा। ठीक भाई।